नमस्कार। मैं अरुण कुमार बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक पेज के लाइव हूँ। साथियों, बिहार स्वाभिमान आंदोलन एक ऐसे युवाओं का समूह है मुजफ्फरपुर के और बिहार या मुजफ्फरपुर के बाहर जो लोग रह रहे हैं, वैसे युवाओं का समूह है जो कि संवादों के माध्यम से बिहार के विकास का प्रयास कर रहे हैं। बिहार स्वाभिमान आंदोलन सिर्फ डिजिटल रूप में ही नहीं बल्कि समाज में ज़मीनी स्तर पर उतरकर भी आम जनता के लिए काम कर रहा है। और कोरोना संकट के इस दौर में जब हम लोग सभी अब तक अपने अपने घरों में बंद थे, ऐसे में बिहार स्वाभिमान आंदोलन के युवाओं ने, कार्यकर्ताओं ने कई लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि संकट के घड़ी में हमारा भारतीय समाज करता रहा है। साथियों, भारत एक समाज आधारित व्यवस्था है। यहाँ राज्य से ज़्यादा समाज शक्तिशाली रहा है। इसलिए हम लोग हमेशा यह देखते हैं कि संकट की घड़ी में, भले ही सुख की घड़ी में समाज अपने दायित्वों का निर्वहन न करता हो, ऐसा हो सकता है, आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन दुख की घड़ी में भारतीय समाज हमेशा बढ़ चढ़कर एक दूसरे की मदद करता रहा है। बिहार स्वाभिमान आंदोलन उसका भी उसी का एक हिस्सा है जो अपने सामाजिक दायित्वों को समझता है, जो समझता है कि बिहार को उसका गौरवशाली इतिहास दोबारा मिलना चाहिए। प्राचीन भारत में बिहार की जो छवि थी वो आधुनिक बिहार में ख़त्म हो गई और बिहार स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े ये नेता, ये कार्यकर्ता चाहते हैं कि बिहार को उसका अतीत वापस दिलाया जाए। अतीत में जो उसका स्थान था भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, वह दोबारा उसे मिले। साथियों, कोरोना संकट के इस दौर में हमने बिहार के और भी कई दुखद पहलुओं से सामना किया, हमारा सामना हुआ, जिसमें मजदूरों की घर वापसी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। साथियों, मजदूरों की घर वापसी बड़े पैमाने पर हुई है। बिहार के लोग बड़े पैमाने पर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए बाहर जाते हैं। कोरोना संकट के घड़ी में लौटे और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की। आत्मनिर्भर भारत मतलब कि गांवों को सशक्त बनाया जाए। भारत में गांव एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में रहे हैं। प्राचीन भारतीय गांवों का इतिहास यदि हम लोग देखें तो हम देखते हैं कि भारतीय जो गांव हैं वो हमेशा से एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में रहे हैं। गांवों की यह आत्मनिर्भरता को गहरा धक्का लगा जब अंग्रेज सरकार आए। अंग्रेज़ों के पहले तक कमोबेश यह स्थिति बनी रही। अंग्रेज़ों ने गांवों की आत्मनिर्भरता को एक तरह से समाप्त कर दिया। बिपिन चंद्रा ने एक जगह लिखा है, जो रेलों के बारे में, रेलगाड़ियों के बारे में लिखते हैं कि लोहे की इन पटरियों ने एक तरह से भारतीय गांवों की आत्मनिर्भरता को बेध दिया। बड़े पैमाने पर गांवों की आत्मनिर्भरता छीन गई। नई कृषि आधारित व्यवस्था लागू हुई और उसमें गांव के गांव तबाह होते चले गए। अंग्रेजी सरकार ने अपनी लूट की नीति के कारण गांवों की आत्मनिर्भरता को समाप्त कर दिया और गांव पीछे छूटते चले गए। हमारे विकास की
जो अवधारणा है उसमें गांव पीछे छूटते चले गए। साथियों, देश जब आज़ाद होने वाला था तो गांधी को, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बहुत चिंता थी इस बात की, और उन्हें इस बात की चिंता थी कि कहीं एक बार फिर विकास के दौर में जब हम लोग राष्ट्र निर्माण के लिए आगे आ रहे हैं, आज़ादी के बाद जब राष्ट्र निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा, तो ऐसे में कहीं गांव एक बार फिर न छूट जाएं। गांव की चिंता गांधी के मन में हमेशा रही। तो आज़ादी के ठीक पहले मैं उनकी एक बात से आपको अपने वक्तव्य की शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि आज मुझे बोलने के लिए ग्रामीण पत्रकारिता और युवा विषय पर बोलने के लिए कहा गया है। मैं वही अपनी बात उसी के आसपास रखने की कोशिश करूँगा। मैं सैद्धांतिक बातों में न जाकर, जैसे ग्रामीण पत्रकारिता पर पी साईनाथ और भी कई लोगों ने काम किए हैं, तो मैं सैद्धांतिक बातों को कम से कम रखते हुए व्यवहारिक बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। साथियों, जब देश आज़ाद हो रहा था तो गांधी के मन में यह चिंता थी कि राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू होने जा रही है उसमें गांव कहीं एक बार फिर से ठगे न महसूस हों और एक बार फिर वो पीछे न छूट जाएं। तो उन्होंने 1946 में पंडित देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री बनने वाले थे, हालांकि अंतरिम सरकार बन गई थी और नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए थे, तो एक तरह से देश के अंतरिम प्रधानमंत्री को, या आज़ादी के बाद बनने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखा। गांधी ने एक जो पत्र लिखा, उस पत्र में, हालांकि वह पत्र यंग इंडिया में प्रकाशित भी हुई, पत्र में लिखते हैं, गांधी लिखते हैं, यह आज़ादी के कुछ ही दिन पहले की बात है। ये लिखते हैं गांधी कि सच तो यह है कि हमें गांव वाला भारत और शहरों वाला भारत, इन दोनों में से किसी एक को चुन लेना होगा। गांधी चिंतित थे। उन्हें लगता था कि शहरी भारत, शहरों वाले भारत को जो आगे आने वाली जो सरकार है वह शहरी भारत को ज़्यादा महत्व देगी। उनको चिंता थी। तो नेहरू को एक तरह से समझाने के उद्देश्य से और अपनी नीतियों को ग्राम केंद्रित बनाने के उद्देश्य से गांधी लिखते हैं कि सच तो यह है कि हमें गांव वाला भारत और शहरों वाला भारत, इन दोनों में से किसी एक को चुन लेना होगा। आज जो शहरों का बोलबाला है वे गांवों की सारी दौलत खींच लेते हैं। इससे गांवों का ह्रास और नाश हो रहा है। गांवों का शोषण खुद एक संगठित हिंसा है। गांधी गांवों के शोषण को कहते हैं कि संगठित हिंसा है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह इसको लेते हैं कि किस तरह से शहर के लोग गांवों के बदहाली के लिए जिम्मेदार हैं और किस तरह से सारी दौलत जो गांवों की वो खींच लेते हैं। गांधी आगे लिखते हैं कि भारत अपने चंद शहरों में नहीं बल्कि 7 लाख गांवों में बसा हुआ है। हमने कभी यह सोचने में तकलीफ़ नहीं की कि उन गरीबों का पेट भरने जितना अन्न और शरीर ढकने जितना कपड़ा मिलता है या नहीं, और धूप तथा वर्षा से बचने के लिए उनके सिर पर छप्पर है कि नहीं। और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और 28 जुलाई 1946 को गांधी लिखते हैं कि मैं कहना चाहूँगा, का नाश होता है तो भारत का नाश हो जाएगा। उस हालत रहेगा, दुनिया को जो संदेश देना है उस संदेश को वह खो देगा। और गांधी की यह चिंता जो वह यंग इंडिया के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू और पूरे देशवासियों के सामने रख रहे थे, गांधी की
मित्रों, साथियों, जायज़ थी। गांधी की चिंता वो हवा में नहीं थी और वो देख रहे थे कि जो सरकार देश की सत्ता संभालने जा रही है उसकी नज़र में गांव कितना हो। कई पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से चलते चलते आज 70 साल से हमारा देश 70 साल से ज़्यादा आज़ाद हुए हो गया और आज भी हम लोग गांव के विकास और गांव की बदहाली के लिए एक तरह से रोते हुए दिख रहे हैं। कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन आखिर उस आत्मा की चिंता क्यों नहीं की गई? और उस आत्मा की चिंता बिहार स्वाभिमान आंदोलन के लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों को बहुत कुछ सोचने और समझने की ज़रूरत है। साथियों, भारत के प्रत्येक गांव का एक विशिष्ट व्यक्तित्व रहा है। अपनी निजताओं से परिपूर्ण छवि होती है इन गांवों की। उनकी अपनी शक्ति एवं सीमाएं होती हैं। लोक हृदय की धड़कन, लोक मन की चिंता, लोक सभ्यता और संस्कृति को मिलाने से गांव बनता है। और यदि ग्रामीण पत्रकारिता की बात करें अगर गांवों के संदर्भ में ही, तो ग्रामीण पत्रकारिता द्वारा उसी गांव को पूर्णतः मुखरित किया जाता है। गांव भारतीय जीवन की परंपराओं को सहेज कर रखते हैं, जबकि शहर बाहरी संस्कृतियों के प्रभाव से अपना जीवन बदलते रहते हैं। साथियों, हम लोग देखते हैं कि गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं। जाति व्यवस्था अपने नग्न रूप में गांवों में मौजूद है। महिलाओं की स्थिति बद से बदतर है, जिसके तरफ कई बार बाबा नागार्जुन जिक्र करते हैं और कहते हैं कि गांव में जो महिलाओं की स्थिति वह नर्क के समान है। कुंभी पाक में जीने वाले नर्क के समान है। कानून व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं का तो अभाव है ही। जीवन जीने के न्यूनतम साधन भी कम दिखाई देते हैं। महिलाओं की हालत कोल्हू के बैल की तरह है, जो लगातार काम करती है लेकिन कुपोषण की शिकार है। और ऐसे में जो ग्रामीण पत्रकारिता है, जिसका काम है कि गाँवों के विकास के लिए, गाँव के जो सरकारी योजनाएं हैं उनको गाँवों तक पहुंचाने के लिए और सरकार और गांव के लोगों के बीच संवाद सेतु का काम करने के लिए ग्रामीण पत्रकारिताओं की जो भूमिका होनी चाहिए, उन भूमिका का निर्वाह ग्रामीण पत्रकारों ने या देखे कि नहीं किया है। ग्रामीण पत्रकारों ने नहीं किया है, तो इसके लिए केवल ग्रामीण पत्रकार जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए ग्रामीण पत्रकार के साथ साथ जो देश की जो मुख्य धारा की जो पत्रकारिता है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। साथियों, हम लोग जानते हैं कि ये पत्रकारिता वो आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों से उसका जन्म हुआ है। एक मिशन के तौर पर उसने भारत की आज़ादी के सपने को साकार किया। और वही पत्रकारिता ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे अपने उस मिशन को छोड़कर प्रोफेशन की तरफ चली गई पत्रकारिता। और सारी की सारी पत्रकारिता हम लोग देखते हैं कि शहर केंद्रित हो गई है। शहरों में जो है वो लगभग भारत में अगर देखा जाए तो आज के समय की जो स्थिति है उसमें भारत में अगर देखा जाए तो 35% लोग शहरों में रहते हैं। तो जो आज की जो मुख्य धारा की पत्रकारिता है, एक तरह से उन्हीं 35% लोगों के बारे में बताती है। हालांकि अगर और सूक्ष्म स्तर पर जाएं तो उन 35% लोगों का भी चित्रण या उनकी समस्याएं कम आती हैं। हम लोग देखते हैं कि देश में हज़ारों की संख्या में न्यूज़पेपर और टीवी न्यूज़ चैनल की भरमार है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अनुसार भारत में 62,000 समाचार पत्र हैं। अभी इधर का जो ये है जो आंकड़े हैं,
इनमें से 90% यानी लगभग 55,000 स्थानीय भाषाओं में छपते हैं। स्थानीय भाषाओं में छपते हैं मतलब लोकल लैंग्वेज जो है वहाँ की अपने छपते हैं। और 50,000 की जो प्रसार संख्या वो 10,000 के आसपास है, 10,000 से कम है, 10,000 से ऊपर नहीं है। आज यह बड़ा सवाल ये है कि जो आबादी में सबसे ज़्यादा हैं वो मीडिया में कहाँ है। मतलब कि ये जो हम लोगों ने इतना जो भारी भरकम आंकड़े जो हम लोगों ने देखे, उसमें देश की बहुसंख्यक आबादी अर्थात जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो कहाँ हैं। क्या गांव मीडिया की जो टीआरपी है, टीआरपी के खेल में गांव फिट नहीं बैठ पाते हैं? आखिर क्या कारण है कि ग्रामीण पत्रकारिता अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और गांव जो हैं अभी भी मीडिया संस्थानों के द्वारा बड़े पैमाने पर उपेक्षित हैं? हम लोग एक और हमारे पास सर्वे है कि हम लोगों ने ये देखा कि जैसे अभी एक मैं उदाहरण देता हूँ, उससे ग्रामीण पत्रकारिता को समझने में मदद मिलेगी। अभी एक वेब सीरीज अमेजॉन प्राइम पे पाताल लोक करके एक जो वेब सीरीज आई, उसमें दिल्ली के पत्रकारों का जो एक बड़ा जो एक तरह से गैंग काम कर रहा है, उसके बरक्स एक चित्रकूट के एक पत्रकार के बारे में भी हल्की सी झलक वहाँ दिखाई देती है। और एक वहाँ जो है वह पत्रकार अपनी जान पर खेलकर किसी तरह से समाचार जुटाता है, मेहनत करता है, और एक दिल्ली के जो बड़े मीडिया संस्थान में काम करने वाला एक पत्रकार उसे फ़ोन पर उसे खबर लेता है और उस खबर के माध्यम से वह उस मीडिया संस्थान का मालिक बन जाता है। तो साथियों, मेरा यही कहना था कि ग्रामीण पत्रकारिता आज भी शहरी जो मुख्य धारा की पत्रकारिता है उसके लिए खाद्य पदार्थ की तरह बनी हुई है। उसको वह निगल जाती है और कभी कोई किसी भी तरह की अगर कोई भी खबर हो तो ग्रामीण पत्रकार उसका उस तरह से उपयोग नहीं कर पाते जिस तरह का उपयोग ये जो मुख्य धारा की मीडिया या दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में बैठे पत्रकार करते हैं। हम लोग यह भी देखते हैं कि बड़े पत्रकार की छवि अगर आपके मन में आएगी तो वह पत्रकार शहर में रहता है, वो बड़े शहर में रहता है। जो पत्रकार जितने बड़े शहर में रहता है वह उतना बड़ा पत्रकार है। ग्रामीण पत्रकार बिना वेतन के, बिना किसी सुरक्षा के, बस अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते एक तरह से रोजी रोटी के लिए पत्रकारिता करते दिखाई देते हैं। हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण पत्रकारों को बहुत कम पैसे में बहुत कम वेतन पर गुजारा करना पड़ता है, जिसके कारण उन पर दबाव अधिक रहता है। दबाव का मतलब कि खबरों को चुनने का दबाव उनके पास रहता है। उन पर खतरे भी बहुत होते हैं। इन खतरों का भी उनके खबरों के चुनाव पर प्रभाव पड़ता है और इस तरह से अगर वो चाहें भी तो ग्रामीण पत्रकारिता को दबाव मुक्त नहीं कर पाएंगे। अब क्या है कि अब हमारे सामने ये आता है कि आखिर ग्रामीण पत्रकारिता है क्या। तो एक ग्रामीण पत्र के संबंध में इंडियन रूरल प्रेस एसोसिएशन ने लिखा कि चीज पंचायत पर हो उसे ही ग्रामीण पत्रकारिता माना जाए। ग्रामीण पत्रकारों ने यह भी कहा कि चाहे वे कहीं भी क्यों न पढ़े जाते हों, अगर वह दिल्ली में भी पढ़ा जा रहा है तब भी उसे ग्रामीण पत्रकारिता कहेंगे यदि उसके 40% हिस्से यदि आरक्षित हों गाँवों के लिए, गाँव में विशेषकर पशुओं, कृषि, किसानों, बीज। हाँ साथियों, नेटवर्क की खराबी के कारण कुछ देर के लिए मैं नहीं आ पाया, तो
मैं फिर से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। किसे कहते हैं? ग्रामीण पत्रकारिता उसे कहते हैं जिसमें किसी मीडिया का अगर 40% स्थान या किसी अखबार का 40% स्थान यदि गांव, पशु, बीज, किसान, पंचायत से संबंधित हो तो उसे तो ग्रामीण पत्रकारिता कहते हैं, चाहे वे कहीं भी क्यों न पढ़े जाते हों। ग्रामीण पत्रकारिता सदियों से उपेक्षित, अविकसित, भाग्य के भरोसे रहने वाले लोगों की कहानी कहता है। अगर देखा जाए तो ग्रामीण पत्रकारिता सदियों से उपेक्षित, अविकसित और भाग्य के भरोसे रहने वाले लोगों की कहानी कहता है। सन 1971 में अफ्रीका में एक ग्रामीण पत्रकारिता की स्थिति पर चर्चा करने के लिए पूरे देश के पत्रकारों का एक सम्मेलन हुआ और उन लोगों ने माना कि ग्रामीण पत्रकारिता के निम्नलिखित लक्ष्य होने चाहिए। उन्होंने माना कि ग्रामीण पत्रकारिता नव साक्षरों को पाठ्य सामग्री देने, नव साक्षर मतलब कि जो अभी अभी पढ़े हैं या जिनकी डिग्री अभी कम है, जिन्होंने अभी पढ़ाई शुरू की है, जो साक्षर हुए हैं, ग्रामीणों को सतत शिक्षा देने एवं उन्हें कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने, पर्यावरण शिक्षण देने, राजनेता और गांव वासियों में संवाद स्थापित कराने, राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास में उनकी हिस्सेदारी तय करने तथा ग्रामीणों को अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ाने की बात कही गई है। ग्रामीणों की अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ाने की बात कही गई है। ग्रामीणों की अभिव्यक्ति क्षमता मतलब कि गांव के लोगों के मन में जो है विकास को लेकर, संस्कृति को लेकर, धर्म को लेकर, समाज को लेकर, उन सब का वो उनको अभिव्यक्त करें और पूरे भारत में या पूरी दुनिया के लोग उसे जानें। लेकिन अभी जो एक सर्वे आया वो जो सर्वे से जो प्राप्त आंकड़े हैं वे बहुत चौंकाने वाले हैं। कहाँ हम लोगों ने देखा कि ग्रामीण पत्रकारिता के लिए 40% जगह आरक्षित होनी चाहिए थी, वहाँ सर्वे बताता है कि देश की मीडिया का केवल 7% हिस्सा ही गाँवों को मिल पाता है। देश की मीडिया का केवल 7% हिस्सा ही गाँवों को मिल पाता है। दिल्ली में एन भास्कर राव की एक संस्था है, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज CMS, जो 30 साल में मीडिया पर शोध कर रही है। इसके मुताबिक पिछले 5 साल में राष्ट्रीय अखबारों के पहले पेज पर ग्रामीण खबरों की जगह का औसत 0.67% था, 1% से भी कम। जबकि 2011 की जनगणना में ग्रामीण आबादी अभी भी करीब 70%, 69% के करीब है। मतलब कि 69% लोगों के जीवन के बारे में जो हमारा मुख्य धारा का मीडिया है वह 0.67% दिखाता है, बताता है। वह भी 0.67% इसलिए आंकड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि बीच में एक चुनाव हुए हैं और चुनाव में मीडिया पत्रकारिता कभी कभी गाँव की तरफ, मुख्य धारा की जो पत्रकारिता है वह गाँव की तरफ भी जाती है। आपको यह भी आश्चर्य होगा कि प्रथम पृष्ठ का जो 67% जो हिस्सा है वह अकेले नई दिल्ली को जाता है। मतलब कि नई दिल्ली की खबरें मीडिया में प्रथम पृष्ठ पर ज़्यादा असर देती है। और हम लोगों ने यह देखा, लेकिन इसके ठीक विपरीत जो चूँकि भारत में या पूरी दुनिया में पत्रकारों पर हिंसा की खबरें भी आती रहती हैं, तो हम लोगों ने देखा कि ग्रामीण जो पत्रकार हैं उनकी कलम की आज़ादी को लेकर जो कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट करके
जो एक मीडिया समूह ने सर्वे किया और उसने जो आंकड़े दिए वह बहुत भयावह हैं कि 2013-14 तक जितने भी पत्रकार मरे या मारे गए हैं उनमें 100% ग्रामीण पत्रकार हैं। मतलब 2013 से 14 तक जितने भी पत्रकार मारे गए हैं सब के सब ग्रामीण पत्रकार हैं। बड़े शहरों के एलिट पत्रकारों में से एक भी नहीं है कोई, उनको जोखिम नहीं है। ग्रामीण पत्रकार तमाम तरह की बंदिशों के बावजूद जान की जोखिम भी है उनके पास। जो शहरी पत्रकार हैं उनके पास तमाम तरह की सुविधाओं के बावजूद कोई भी जोखिम नहीं है। साल 2013 तक 100% हमले ग्रामीण और हिंदुस्तानी भाषाओं के पत्रकारों पर हुए। बड़े जानलेवा हमले जिन पत्रकारों पर हुए उनमें एक भी अंग्रेजी का नहीं है। बीते 15 साल में कुल 27 मौतें हुई, पर ये हमले देखते हैं कि सब के सब ग्रामीण पत्रकारिता पर हुए। ये ग्रामीण पत्रकारों पर जो हमले हुए उसका एक बड़ा कारण यह है कि जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रामीण गाँवों की लूट पर आधारित अर्थव्यवस्था अब तक चली है। और उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन, भूमि अधिग्रहण, खनिज आदि खबरों को चलाने के कारण पत्रकारों की हत्या हुई। अब हम लोग यह देखते हैं कि ग्रामीण पत्रकार कितनी विकट परिस्थितियों में वे काम करते हैं। अब तक जो सर्वे है उसमें डेली वेजेज पर ग्रामीण पत्रकार काम करते हैं, तो हम लोग यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी विषम परिस्थितियों में ग्रामीण पत्रकार हमारे देश में काम करते हैं। माना गया है कि 100 से 200 रुपये तक की दिहाड़ी मजदूरी पर ग्रामीण पत्रकार काम करते हैं। लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है मैं उसके आधार पर कह सकता हूँ कि ग्रामीण पत्रकारों को कोई भी वेतन नहीं मिलता। बल्कि मैंने तो यह भी देखा है कि कई बार ग्रामीण पत्रकारों को अपने जो है प्रधान कार्यालय को पैसे भेजने पड़ते हैं और वह जो धन है वह उसे स्थानीय स्रोतों से उगाही करनी पड़ती है एक तरह से। तो साथियों, ये जो विकट परिस्थितियां हैं, इससे गाँव की जो खबरें वो देश को और जो सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंच पाती है। और सत्ता जो है आजकल ये माना जा रहा है कि सत्ता अखबारों से चलती हैं। तो अखबारों में चूँकि गाँव की खबरें नहीं हैं, इसलिए सत्ता की नज़र गाँव तक नहीं पहुंच पा रही है। और इसके बाद हम लोग यह भी देखते हैं कि जो ग्रामीण पत्रकारिता में गाँव की समस्या देश स्तर तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन इसके विपरीत हम लोग यह भी देखते हैं कि सभी अखबारों के स्थानीय संस्करण मौजूद हैं। जैसे दैनिक जागरण के, प्रभात खबर के, हिंदुस्तान अखबार के स्थानीय संस्करण मौजूद हैं। स्थानीय संस्करण मतलब कि मुजफ्फरपुर का संस्करण, पूर्वी चंपारण का संस्करण, बेतिया का संस्करण मौजूद है। लेकिन तब सवाल ये उठता है कि आखिर इन स्थानीय संस्करणों में क्या होता है। तो स्थानीय संस्करणों में भी गाँव की खबरें होते हुए भी एक तरह से देखें तो गाँव की खबरें नहीं होती है। उन खबरों में ज़्यादातर निगेटिव खबरें, मारपीट, हिंसा की खबरें, किसी राजनीतिक पार्टी का, किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता का बयान, शुभकामना संदेश, इसी तरह की बातें प्रकाशित होती हैं। गांव के केंद्र में रखकर नीतियां बनाने या गांव की समस्या को लेकर कोई भी विचार विमर्श इन अखबारों में नहीं दिखाई दिया जाता। तो एक तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तरह खबरें होती हैं गाँवों की खबरें। आप देखोगे 2-2, 3-3 लाइन की खबरें होती हैं जो कि सूचनात्मक खबरें होती हैं कि किस गांव में कौन मरा, किसने मार दिया, और इस तरह की खबरें, निगेटिव खबरें ज़्यादा होती हैं। दैनिक भास्कर ने
एक मुहिम चलाई पॉजिटिव खबरों की, आम पाठकों की तरफ से उसे प्रोत्साहन, लेकिन वह धीरे धीरे ग्रामीण पत्रकारिता से कटती हुई दिखाई देती है। अब हमारा जो विषय है ग्रामीण पत्रकारिता और युवा, तो जो ग्रामीण पत्रकारिता और युवा में युवाओं पर ज़्यादा भरोसा है। ग्रामीण पत्रकारिता को एक तरह से दिशा दिखाने का काम यही युवा करेंगे, और युवा जो गांव में भी बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का उपयोग करने लगे हैं, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, गूगल का उपयोग गांव में भी करने लगे हैं। इधर जियो ने जिस तरह से इंटरनेट को सस्ता किया एक तरह से, तो गांव के में युवाओं के हाथ में भी स्मार्टफोन आ गया है, और यह इसी स्मार्टफोन से ग्रामीण पत्रकारिता की भी दिशा निकलती हुई दिखाई देती है, एक नए तरीके से दिखाई देती है। तो साथियों, हमारा सारा जोर अब युवाओं पर है, क्योंकि जो एक पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का द्वंद्व भी है। अगर देखें तो देश के इन 70 सालों में जो गांव में जो पीढ़ी बच गई है, रह गई है, वो एक तरह से पुरानी पीढ़ी वह भाग्य के भरोसे है। उसने उसकी हिम्मत हार गई है, क्योंकि उसे लगता है कि अब कुछ नहीं होगा। तो भविष्य का सपना युवाओं की आंखों में दिखाई देता है, विशेषकर बिहार के युवाओं की आंखों में दिखाई देता है। बिहार की अर्थव्यवस्था की जो पटरी है वह भी युवाओं के हाथों में ही जो पहिया है बिहार के विकास का, बिहार के अर्थव्यवस्था का जो पहिया है, एक तरह से वह भी युवाओं के ही हाथ में है। अब ग्रामीण पत्रकारिता को सबसे अधिक उम्मीद इन्हीं युवाओं पर है। ये युवा जो उनके हाथों में 6-6.5 इंच का जो स्मार्टफोन आया है और जियो का जो इंटरनेट आया है, उसके माध्यम से वो गांव की नई इबारत लिख सकते हैं और मुख्य धारा की मीडिया को नियंत्रित भी कर सकते हैं। यह कई बार देखने को भी आया। यूट्यूब के माध्यम से कई गांव में होने वाले अत्याचार को यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से युवाओं ने उसको वायरल किया, और मजबूरी में मुख्य धारा की मीडिया को अपनानी पड़ी, उसको खबर को चलानी पड़ी। तो एक तरह से हमारे जो युवा हैं वह एक तरह से जो मुख्य धारा की मीडिया को नियंत्रित कर रहे हैं और ग्रामीण पत्रकारिता के लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं। यह जो सोशल मीडिया हमारे हाथ में आया है, युवाओं के हाथ में आया है, इसने प्रिंट मीडिया या मुख्य धारा की मीडिया को एक तरह से उसके अस्तित्व पर एक तरह से खतरा मंडरा रहा है। दुनिया के तमाम प्रगतिशील देशों से जो सूचनाएं मिल रही हैं, उसमें यही आ रहा है कि मुख्य धारा की मीडिया पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और सभी के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उतर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अखबार लुप्त हो जाएंगे। और 2008 में एक जे गोमेज नामक एक व्यक्ति ने किताब लिखी, जिसका किताब का नाम था प्रिंट इज डेड। इसी अवधारणा पर बल देती है। इस किताब के बारे में लोगों ने कहा कि यह किताब एक तरह से उन लोगों को सचेत करती है जो कि यह मानते हैं कि प्रिंट मीडिया जो चाहे सो करेगी। वे यह किताब उन लोगों को एक तरह से सचेत करती है, क्योंकि सोशल मीडिया ने गांव के जो अंतिम व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनाई है, और इसके कारण जो है वो मुख्य धारा की मीडिया भी सशंकित है और एक तरह से ग्रामीण पत्रकारिता के नए रास्ते तलाश रही है। अब आते हैं हम लोग कि सोशल मीडिया का युवा किस तरह से उपयोग करें। यदि
युवा जो बिहार स्वाभिमान आंदोलन के युवा जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े, हम लोग भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवा ही हैं। यदि हम सभी मिलकर सोशल मीडिया का सिर्फ अपनी फ़ोटो लगाने और किसी के साथ गाली गलौज करने तक अगर उसको सीमित न रखें, यदि उसे गांव के विकास से जोड़ दें, तो मेरा मानना है कि गांव की आवाज़ शहर जो है वो दिल्ली तक पहुंचेगी और गांव एक बार फिर से अपना पुराना खोया हुआ वैभव वापस ले पाएंगे। अभी कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत की जो एक बात चली है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही है, जिसमें गांव के विकास को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पर बल दिया है। तो साथियों, यदि उस मुहिम से अगर हमारे युवा जुड़ते हैं तो हमारे गाँव का विकास होगा। बिहार में विशेष ज़रूरत है बिहार के युवाओं को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझने की, क्योंकि हमारा बिहार दिन प्रतिदिन पिछड़ता जा रहा है। वैश्वीकरण की एक खासियत होती है कि वैश्वीकरण में अमीर अमीर होता चला जाता है और गरीब गरीब होता चला जाता है। वैश्वीकरण के इस दुष्चक्र में जो फंस जाता है वह फंसा रहता है। तो बिहार हमारा वैश्वीकरण के इसी दुष्चक्र में फंस गया है, जहाँ गरीब गरीब होता जाएगा, अमीर अमीर होता जाएगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि वैश्वीकरण के जो भी लाभ मिले, वे जो राज्य आगे बढ़ गए थे 90 के दशक में, उन लोगों ने हड़प लिया। हालांकि उनको श्रम मुहैया कराने का काम बिहार की जनता ने ही किया। तो साथियों, हम लोग जो हम युवाओं की एक बड़ी जवाबदेही है, सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम लोग बिहार स्वाभिमान आंदोलन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ें, संवाद करें, लगातार बिहार के विषय में संवाद करें और गाँव के विकास का जो एक सपना हमारे मन में अभी भी मौजूद है, जो गाँव के विकास का जो सपना हम लोग देख रहे हैं, उस सपने को जल्दी से उस सपने पर काम किया जाए, उसको हकीकत में बदलने का प्रयास किया जाए। क्योंकि जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब की उक्ति है कि सपने वे हैं जो खुली आँखों से नहीं, जो बंद आँखों से नहीं देखे जाते, सपने वे हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो साथियों, ग्रामीण पत्रकारिता और युवाओं की भूमिका पर मेरा आपसे बस इतना ही कहना था। बाकी अपील यही है कि सभी युवा अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझें और आगे आकर बिहार के विकास की एक रूपरेखा निर्धारित करें, ताकि जो एक सपना है वह सपना साकार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।